दोस्तों आज मैंने सोचा कि एक ऐसी थ्योरी जिस पर कि सीटेट हर बार आपको क्वेश्चन पूछता है और 2 से 3 क्वेश्चन तो फिक्स है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी, क्योंकि ये थ्योरी जो है जिन प्याजे की और ये इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट जुड़ा हुआ है और इससे जुड़े हुए जो है बाकी सब्जेक्ट की पेडागोजी में क्वेश्चन आते हैं, तो क्यों ना हम इस पर एक डेडिकेटेड सेशन कर लेते हैं ताकि आने वाले समय में जो फिर से आप एमसीक्यूज करोगे और बाकी चीजें करेंगे उसमें आपको मदद मिलेगी। तो ये एक आपके लिए सरप्राइज कहिए या स्पेशल सेशन करिए, मैं आपके लिए यहां पर लगाकर जा रहा हूं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस वाले थ्योरी से निश्चित रूप से इस पर्टिकुलर क्लास से आपको 2 से 3 क्वेश्चन हैं और बाकी के जो आपके अलग सब्जेक्ट की पेडागोजी है उसमें भी हेल्प मिलेगा। तो आप लोग इसको पूरा अच्छे से देखिए और टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप पर अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी काफी मिनिमम चार्जेज है, ये आगे नहीं रहेगी, अभी के लिए है, तो आप इन बैचेस में प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट में लिंक भी इसके डायरेक्ट मिल जाएंगे जो इस प्राइस पर आपको मिल जाएंगे। हालांकि आप ऐप पर जाएंगे तो प्राइस इसकी ओरिजिनल रहेगी, लेकिन अगर आप ऐप पर भी डायरेक्ट जाते हो तो ये वाला जो कोड है DS सर, डी से दीपक, एस से हिमांशु, DS सर छोटा सा कूपन कोड लगा लोगे तो वहां भी प्राइस आपकी ड्रॉप होके इतनी हो जाएगी, या आप डायरेक्ट लिंक से भी जा सकते हो। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक, उसमें आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आपको आने वाले समय में जो मटेरियल है सॉल्व पेपर से इत्यादि मिले। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारी जिन प्याजे की थ्योरी से। और मैं आपको बता दूं कि आज जो हम लोग जिन प्याजे पढ़ेंगे ये कंप्लीटली पिक्टोरियल मेथड से पढ़ेंगे, इन्फोग्राफिक मेथड से पढ़ेंगे, जिससे कि आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाए चीजें। ठीक है दोस्तों, तो आप सब लोग लास्ट में कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। कोशिश करूंगा कि वीडियो शॉर्ट रहे, सिंपल रहे, ताकि आपके लिए ज्यादा बोरिंग ना हो, बर्डन ना हो। तो एकदम टू दी पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कर रहे हैं। तो पहले तो जिन प्याजे के बारे में बेसिक बात अगर मैं आपको बताऊं तो जिन प्याजे एक जो है स्विस मनोवैज्ञानिक रहे हैं और इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित की है और जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी उनकी पहली पुस्तक रही है। बच्चे को इन्होंने नन्हे वैज्ञानिक, छोटे वैज्ञानिक के रूप में देखा है। 1920 के दशक में इनका जो है पहला सिद्धांत पब्लिश हुआ था, 1920 के लगभग दशक में। कहते कि ये ऐसे रचनावादी हैं, एक ऐसे स्ट्रक्चरलिस्ट हैं जिनका अधिगम में बहुत बड़ा रोल रहा है ना। यहां पर दोस्तों अगर इनके बारे में हम बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया है उसमें कुछ कुछ बात है जो काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। और ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, मेरी जो बुक है उस बुक का ही मैं जो है वो स्क्रीन लेकर आ गया हूं आपको पढ़ाने के लिए, ताकि आपको हो, क्योंकि उसमें काफी रोमांचक तरीके से बताया गया है। देखिए यहां पर इनके 4 बेसिक नियम हैं। उनके 4 बेसिक नियम क्या है? पहला क्या है कि जो चरण है ना, हमेशा एक क्रम में होते हैं। आप जानते हैं कि जिन प्याजे ने 4 चरण दिए हैं, इनका कहना है कि एक क्रम में होता है। मतलब आप ये नहीं कि बच्चा आया और डायरेक्ट 7 से 11 में चला गया, नहीं, वो जो क्रम है उसको फॉलो करेगा। इस पर हजारों बार, मतलब क्या मैं बोलूं, मतलब हजारों बार, मतलब 1000 बार एग्जाम भी नहीं हुआ है। कहने का मतलब है कि इसमें काफी बार इसको काफी तरह से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे हैं और बाकी जगह भी पूछे, और इनफैक्ट सिर्फ सीटेट में नहीं, हर जगह पे पूछे जाते हैं। चरणों को छोड़ा भी नहीं जा सकता है, जो स्टेजेस आपको बताए जा रहे हैं इसको आप छोड़ भी नहीं सकते। प्रत्येक चरण अपने चरण से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन, मतलब कि एक स्टेज है 0 to 2, दूसरा स्टेज अभी हम देखेंगे 2 to 7, फिर 7 to 11, फिर 12 to 18। तो सब स्टेज अपने आप में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आता है। सभी स्टेज में कुछ ना कुछ नई चीजें होती हैं। तो ये यहाँ का एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। उसके बाद प्रत्येक चरण में पहले चरण शामिल होते हैं, यानी कि अगर आप 0 to 2 में जा चुके हैं, अब आप 2 to 7 में जाएंगे तो 2 to 7 में आपके ये वाले गुण ऑलरेडी आपको मौजूद रहेंगे, ये बात बिल्कुल निश्चित है। और इन स्टेटमेंट पर कितनी बार क्वेश्चन आए हैं वो भी आप यहां पर धीरे धीरे मैं आपको दिखाऊंगा। अब चलिए यहां पर क्या है इनके इनकी थ्योरी में कहा जा रहा है। देखिए संज्ञानात्मक विकास में कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है। एकदम आपने शायद ऐसा संज्ञानात्मक विकास या जिन प्याजे की थ्योरी नहीं पढ़ी होगी। तो यहां पर क्या है, इनका जो बेसिक डेवलपमेंट है संज्ञानात्मक विकास का, उसको हम कैसे देखते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास में कहते हैं कि भैया पहले आप चीजों को जानो, नोइंग, आपको चीजों को जानना है और चीजों को पहचानना है। संज्ञान मतलब अपने दिमाग में चीजों को लेना, राइट, जानना, पहचानना, वर्गीकरण करना। अच्छा, वर्गीकरण के भी कई भाग हैं, एक छोटा बच्चा भी करता है और मूर्त में भी जाके आता है, तो वो सब मैं आपको बताऊंगा। कल्पना करना भी एक बड़ी चीज है इसके अंतर्गत। साथ ही साथ चीजों पर सोचना, थिंक करना, याद रखना, किसी चीज को आप अपनी मेमोरी में रख रहे हैं, तर्क करना और निर्णय लेना। तो ये सब चीज ऐसी हैं जिसमें कि आप, जिन प्याजे ने कहा कि भैया आपका दिमाग चलेगा, आपकी बुद्धि चलेगी, आपका माइंड चलेगा, यानी कि आपका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो होगा, तब जाके आप प्रॉपर कॉग्निटिव डेवलपमेंट कर पाओगे। बात तो इन्होंने बिल्कुल सही कही।
और ये इन्हीं पर इनके जितने भी आप क्वेश्चन देखोगे, मैं आपको यहाँ पर पॉइंट वाइज क्वेश्चन भी दिखा दूंगा जिससे कि आपको आइडिया लग जाए। देखिए, तो पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत रहा है उसमें दो बात मेन रही है। इन्होंने अपने सिद्धांत में पहले क्या कहा कि पहले कहा कि भैया एक तो चरण है आपका, पहला सेंसरी मोटर स्टेज संवेदी गामक, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक, चौथा अमूर्त। संवेदी गामक 0 to 2 इयर्स होता है, इसको हम लोग कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। पूर्व संक्रियात्मक 2 to 7 होता है, इसको हम लोग कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 साल का होता है, इसको हम लोग कहते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अमूर्त संक्रियात्मक 12 से 18 साल का होता है, इसको हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज, तो या इसको औपचारिक भी कहते हैं, फॉर्मल ऑपरेशन भी कहते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ जो पियाजे की पॉपुलर चीज, जैसे एक या दो क्वेश्चन इससे आपके हो गए और एक क्वेश्चन यहां से आता है जिसमें इसके कुछ टर्म है ना, जैसे स्कीम है, आत्मसातकरण यानी कि एसिमिलेशन है, समंजन है यानी कि एकोमोडेशन है, संतुलन है, इक्विलिब्रेशन है, एडाप्टेशन, उस सब को अभी हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली अब यहां पर इसको देखिए कि ये जो थ्योरी है इसकी कहानी चलती कैसे है यहां पर, ठीक है। अब इसकी थ्योरी को देखिए। बच्चा जब जन्म लेता है, ठीक है, बच्चा जन्म ले लिया, मान लीजिए बच्चा जब जन्म लिया उसके बाद क्या होता है, पहले बच्चा जाता है संवेदी गामक अवस्था में, संवेदी पेशी अवस्था में, जन्म से 2 वर्ष तक, ठीक है। तो इसमें क्या है, इंद्रिय और क्रिया के माध्यम से सिर्फ सीखता है, क्योंकि इस समय में बच्चों में बहुत गुण नहीं आता है, कुछ ज्यादा चीजों की मतलब समझने की शक्ति जो है, ग्रैब करने की शक्ति बहुत होती है, लेकिन तर्क वितर्क नहीं रहता है। इस समय पर बच्चों में वस्तु स्थायित्व आता है, इसको भी मैं डिटेल पिक्चोरियल माध्यम से समझाऊंगा। वो पिक्चर मैंने कई बार क्लास में भी यूज किया है। तो वस्तु स्थायित्व इस समय पर आता है, क्या है अभी मैं बताऊंगा। पूर्व संक्रियात्मक है, 2 to 7 है। इस समय की जो सबसे मेन बात है वो ये है कि भाषा और मानसिक छवि के माध्यम से दुनिया को समझता है। सबसे बड़ी बात 2 to 7 में 2 क्वेश्चन हमेशा आता है कि बच्चा जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट इस समय पर खुद सीखता है, और दूसरा मानसिक छवियां, जो हम लोग कहते हैं ना कि ये सिंबॉलिक स्टेज है, बच्चा संकेत से सीखता है, मतलब ये दोनों ही चीजों के इर्द गिर्द क्वेश्चन घूमती है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंबॉलिक स्टेज यानी कि प्रतीकात्मक विचार की अवस्था, इस स्टेज को हम लोग कह देते हैं। इसके बाद बच्चा मूर्त संक्रियात्मक में जाता है, तीसरी अवस्था में, 7 से 12 में। इस समय पे क्या करता है, तार्किक सोच और श्रेणी के माध्यम से सीखता है, बच्चा तर्क कर पाता है, लॉजिक लगा पाता है, और अलग अलग श्रेणी के माध्यम से अब बच्चा मूर्त चिंतन ही यानी कि जो सामने दिखता है उसी को देख के लेकिन तर्क कर पाता है। उसमें हम लोग क्या कहते हैं कि अब यहां पर चीजों को चलाने की उसकी बुद्धि आ गई है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, संचालनात्मक यानी कि ऑपरेशनल विचार आ गए कोई काम करने के, हालांकि उतने परिपक्व नहीं हुए हैं अमूर्त की तरह, लेकिन आ गए हैं। उसके बाद लास्ट में कहते हैं अमूर्त संक्रियात्मक जो 12 से 18 है, इसमें कहते हैं कि काल्पनिक सोच आ जाती है। इसी टाइम पर एक टर्म आता है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, वो आ जाता है, साइंटिफिक तर्क बच्चों में आ जाता है, जिससे बच्चा दुनिया को समझता है अपने अमूर्त तर्क से, ठीक है। तो ये इस उम्र में बच्चों में आ जाती है। अब यहां पर देखिए एक क्वेश्चन आपको यहां पर पूछा गया था, और ये मैंने बड़े अच्छे से इसमें डाली है। एक क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या पूछा गया था, यह पूछा गया था कि जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व को प्राप्त करते हैं। तो आप सब लोग जानते हैं कि संवेदी गामक अवस्था जो है, सेंसरी मोटर स्टेज, उस समय पर प्राप्त करते हैं। सीटेट 2022 में पूछा गया था, मतलब पेपर 1 में। छोटी सी चीज है, बस वहां पर मैंने आपको डाली है। और यहां पर अब देखिए संवेदी गामक अवस्था की जब हम बात करते हैं तो इसमें कुछ कुछ चीज ऐसे मैं आज आपको बताऊंगा जो आपको बहुत मजा आएगा। बच्चा जब सबसे पहला होता है, देखिए जन्म लेता है, मैं आपको प्रैक्टिकली समझाते जा रहा हूं, ठीक है। बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या होता है, सहक्रिया अवस्था होता है। जीवन का पहला महीना जब बच्चे का होता है तो इसमें दौरान बच्चे दुनिया के साथ जो है शिशु की बातचीत निर्धारित करने वाली अलग अलग प्रक्रिया, मतलब अभी क्या है कि बच्चा दुनिया को एडॉप्ट ही कर रहा है। एक क्वेश्चन भी आया था कि बच्चा सिचुएशन को अपने मतलब अपने आप को दुनिया में एडॉप्ट कर लेता है, कब, तो 0 से 2 साल में, वो भी शुरुआती दौर में ही। इस समय पर बच्चा सिर्फ चूसता है ना, किसी चीजों को चूसने की क्षमता जो है वो बच्चों के अंतर्गत रहती है, और ये सब चीज सहज प्रक्रिया है जो बच्चों के अंदर खुद ब खुद आ जाती है ना। तो ये सब चीज बच्चों के अंदर इस समय पर रहती है। इसके बाद अगर आप देखते हो जो 2 लेवल है, यानी कि जब बच्चा 1 से 4 महीने का हो जाता है तो पहली आदतें और प्राथमिक चीजें बच्चों में अब आने लगती है। इसमें क्या है कि अलग अलग क्रिया को वो इंटीग्रेट करना शुरू कर देता है। जैसे एक आप पढ़ते हैं ना प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब पहले चला, वहां तक पहुंचा, फिर चीजों को हाथ में लिया, ये सब करने लगता है। कोई शिशु किसी वस्तु को पकड़ने के साथ उसे चूस भी सकता है और किसी चीज को छूने की भी शुरुआत, मतलब मल्टीपल काम अब करने लगा। वहीं पर बच्चा आगे बढ़ा, 4 से 8 महीने में गया, तो इसमें दौरान क्या होता है कि संज्ञानात्मक क्षितिज को
को स्वयं से परे स्थानांतरित करने में प्रमुख प्रगति करता है और बाहरी दुनिया में काम, मतलब कि अब 4 से 8 महीने में वो अपने से थोड़ा इधर उधर इर्द गिर्द भी देखता है, वहां भी देखता है, वहां भी देखता है, ये सब चीजें होने लगती है। एकदम छोटी छोटी बात बता रहा हूं। तो एक बच्चा जो बार बार यह देखने के लिए खड़खड़ाहट उत्पन्न करता है तथा उसे अलग अलग तरीके से हिलाता है कि ध्वनि कैसे बदलती है, झुनझुना ऐसे है, दीदी 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 ऐसे ऐसे करता है वो अलग अलग तरह से, ताकि उसके डिफरेंशिएशन को वो महसूस कर सके। तो ये हो गया 4 से 8। उसके बाद बच्चा थोड़ा सा और बड़ा होता है, जब बच्चा 8 से 12 महीने का हो जाता है, 0 से 2 की बात मैं बता रहा हूं। इस समय पर क्या होता है कि शिशु जो होता है, बच्चा जो होता है, वो घटनाओं के निर्माण के लिए अधिक गणनात्मक दृष्टिकोण, मतलब अब वह पहले से और ज्यादा है, 8 से 12 महीना का ही, अभी वो गोदी में ही खेल रहा है, अब चलना शुरू कर रहा है धीरे धीरे। तो अब क्या होता है कि वो चीजों को और ज्यादा, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, अलग अलग दृष्टिकोण अपना वो लगाते जा रहा है, और उसमें क्या कहते हैं कि वस्तु प्रदर्शन को अनुभूत करते हैं, मतलब कोई भी चीज जो उनके सामने होती है उसको महसूस करते हैं। तो एक शिशु दूसरे खिलौने तक पहुंचने के लिए एक खिलौने को धक्का देगा और उसके नीचे आंशिक रूप से जो वो खुला पड़ा है, मतलब कि मान लीजिए कि एक यहां पर है, एक वहां पर है, तो वहां तक पहुंचने के लिए इसको धक्का दिया, तो मतलब चीजों को का देखने का जो नजरिया है वो खुद से और अपनी जगह से निकलकर थोड़ा आगे तक अब जाने लगता है। उसके बाद बच्चा 12 से 18 महीने में है ना, इसको तृतीयक वृत्तिक अभिक्रियाएं कहती है। तो ये अभिक्रियाएं नहीं पूछा जाता है आपको, बस मैं बता रहा हूं ताकि 0 to 2 में कुछ पूछा जाए तो उसके अंदर भी आपको क्लैरिटी हो। तब बच्चों में ये विकास हो जाता है जिसमें पियाजे कार्य को जानबूझ कर किए गए बदलाव के रूप में देखते हैं, कि मतलब बच्चा जो है यहाँ पर मनोरंजक गतिविधि को दोहराने के बजाय अब वो परिणाम भी चाहता है कि ये उसको पता है कि वो उसको करना है। अब इसी उम्र में ये हो जाता है। तो किसी खिलौना को बार बार गिराएगा, है ना, इधर से गिराएगा कि कैसे गिरता है, वहां से गिराएगा कि कैसे गिरता है, अब वो कर रहा है। 18 महीने से 2 साल में क्या होगा कि ये जो है, अब क्योंकि यहाँ पर मानसिक प्रतिनिधि या प्रतीकात्मक की क्षमता है, पियाजे का कहना है कि केवल इस स्तर पर ही शिशु कल्पना कर सकता है कि जिन वस्तुओं को वो नहीं देख सकते हैं वे कहां होंगी। आप समझिए, जो ऑब्जेक्ट परमानेंस मैंने बात बोली थी, जो आगे भी दिखाऊंगा, वो इस समय पर वो सबसे ज्यादा करता है। जैसे एग्जांपल में दिमाग में वस्तुओं के अदृश्य गतिपात की योजना बना लेते हैं पथों की, ताकि कोई गेंद फर्नीचर के टुकड़े से नीचे लुढ़कती है तो ये पता लगा सके कि दूसरी तरफ वो कहां जाने की संभावना है। मतलब कि अगर एक स्लाइडर पर यहाँ पे गेंद दीजिए तो नीचे ही जाएगा और उधर ही जाएगा, कहां जा सकता है, इस चीजों को वो समझने लगता है। समझ रहे हो आप? तो ये सब चीजें अब बच्चों में इस उम्र में आने लगती है। इसमें अब कहा जाता है, जो मैंने आपको एक दिन क्लास में भी दिखाया था, कि ये बच्चे का एक अनुकरण वाला भयंकर स्टेज है, जिस समय पर बच्चा 6 सप्ताह के बाद में जो है प्रारंभिक अनुकरण करने लगता है। और एक ऐसा अनुकरण है जो हालांकि हम आज भी कर रहे हैं, लेकिन शुरुआती दौर में जो उनका अनुकरण होता है वो बेसिकली वो चीजों को आप पकड़ नहीं पाओगे कि वो अनुकरण कर रहा है, लेकिन बाद में जो वो अनुकरण करता है उस चीज को वो दोहराने भी लगता है। वस्तु स्थायित्व की हम बात करते हैं, जो यहां पर थोड़ा सा रह गया है। ऑब्जेक्ट परमानेंस की अगर हम बात करें तो ये आप जानते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि कोई भी वस्तु अगर सामने से हट जाए तो भी उस वस्तु का अस्तित्व है ना। जैसे कोई स्लाइड में नीचे गिर के चला गया तो वो है, कहीं पे गया है, ये चीज समझ आ जाती है। प्रतीकात्मक विकास इस एज में हो जाता है कि चीजों के सिंबल्स को बच्चा यहाँ पर जो है अब क्या कहते हैं, चीजों को समझने लगता है। ध्यान से देखिए, अब आप कहिएगा कि सर यहाँ पर जो है 0 to 2 है, इसी में आप प्रतीकात्मक क्यों बोल रहे हैं, आप तो 2 to 7 में बोले थे। देखिए, कोई भी डेवलपमेंट एकदम से ऐसा नहीं कि 2 साल का बर्थडे का केक काटा और ज्ञान आ गया। हर स्टेज का एक स्मूथ ट्रांजिशन होता है। तो जब 18 से 24 मंथ आता है उस टाइम पर थोड़ा थोड़ा प्रतीकात्मक शुरू हो जाता है, जो 2 to 7 में आके आपको दिखता है ना। तो ये 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को स्केल मॉडल की व्याख्या करने, मतलब कि चीजों को स्केल नहीं कर पाते हैं, वो इमेजेस क्रिएट नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो चीजों का, तस्वीरों का निर्माण अपने दिमाग में करने लगते हैं। वही आगे जाके आप बड़े लेवल पर देखते हैं। अब वर्गीकरण है, ये भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि 7 से 11 में आता है, लेकिन वो तार्किक वर्गीकरण है। ये एक जनरल जो है चीजों को बांटना, आपके छोटे बच्चे भी ये गेंद, ये एप्पल है, ये ऑरेंज है, तो उस दोनों को देख के उसको पता है कि ये दोनों अलग अलग है। तो इस प्रकार के वर्गीकरण जो है बच्चा करने लगता है। उसको कुछ खाने का मन है, उसके बदले कुछ और खिलाइए, है ना। कई बार उसको दूध पीने का मन है, उसमें आप बॉर्नविटा मिला दीजिए या कोई दूसरा पाउडर मिला दीजिए, बच्चा पकड़ लेगा। ये चीज होता है।
उसके बाद करणीय सिद्धांत है कि स्वयं पहले स्वयं के कार्यों के प्रभाव या फिर बाहरी शक्ति के प्रभाव के आधार पर तार्किकता 4 से 6 महीने या 1 वर्ष के बीच धीरे धीरे विकसित होती है। तो अब क्या है कि स्वयं किसी चीज को करके क्या प्रभाव होगा, उस चीज की बात यहां पर विकसित हो जाती है कि खुद से चीजों को हम कैसे करें और खुद से कराई गई चीजें कितनी हेल्पफुल हमारे लिए है। अच्छा, एक और चीज होता है संख्या की पहचान। तो जब बच्चा इसके लास्ट स्टेज में रहता है 18 से 24 महीने में, तो क्या होता है कि छोटे बच्चे जो हैं संख्या की पहचान भी करने लगते हैं। एकदम छोटी छोटी चीज मैं बता रहा हूं। यहीं पर जो सबसे मेन है, जिसको मैं पिक्चर से भी आपको समझाता हूं, जो होता है वस्तु स्थायित्व, है ना। जो वस्तु स्थायित्व एक्चुअल में 9 महीने के आसपास शुरू हो जाती है, लेकिन 24 महीने तक वो अच्छे से आता है कि कोई चीज, ये पिक्चर मैंने आपको पहले भी दिखाया है कि कोई चीज अगर सामने रखी है फिर उसको सामने से हटा लीजिए तो उसको दिमाग में रहता है कि वो चीज एग्जिस्ट करती है। जैसे कि पीकेबू वाला खेल नहीं होता है, तो उन सब चीजों में हम कह सकते हैं कि बच्चा अपना वस्तु स्थायित्व समझ लेता है। अब बच्चा चला गया 2 to 7 में। तो जब बच्चा 2 to 7 में चला गया, इसको भी हम 2 भाग में बांट के आपको समझाएंगे। देखिए, पहला होता है पूर्व वैचारिक सोच, दूसरा होता है सहज सोच। कोई भी जो चीजें होती है, जो प्रतीकात्मक सोच मैंने बोली थी 1824 में हल्का हल्का आने लगता है, वो अब यहाँ पर सिंबॉलिक स्टेज बच्चे के अंदर अच्छे से आ जाता है। साथ ही साथ वर्गीकरण, चीजों को अभी फिर से आप बोलोगे कि सर वर्गीकरण यहाँ भी बोल रहे हो, तो ये भी तार्किक वर्गीकरण नहीं है, है ना। निश्चित वर्ग में वर्गीकृत करना। मान लीजिए कि मोबाइल है, 2 मोबाइल है और ये खिलौना है, तो उसको पता है कि ये खिलौना है, ये मोबाइल है, तो ये करना और बढ़ जाता है। प्रक्रियात्मक तार्किकता, तो यहां पर क्या है कि वो जो मूर्त तार्किकता है, कंक्रीट तार्किकता है, वो नहीं आई है। लेकिन आपको ये बात मानना पड़ेगा कि 2 से 7 साल का बच्चा भी बेवकूफ नहीं होता है। एक वीडियो मैंने देखा था कि बेड से एक बच्चा उतर रहा था, पहले वो तकिया को गिराया और फिर उस पर गिरा। मतलब कि अगर वो गिरने लगता है तो पहले हाथ देता है 2 से 7 साल का बच्चा भी। मेरी बेटी 3 साल की है, उसको मैं देखता हूं करते, उसको पता है कि वो गिर जाएगी, वो अपने से लोग संभलता है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि तार्किकता नहीं होती। हाँ, तार्किकता में विश्लेषण नहीं होता है या तार्किकता डीप नहीं हो सकती, ये आप कहते हैं, लेकिन एक विशिष्ट से दूसरे विशिष्ट तक अनुमान तो लगा लेता है। अब वही जो 4 से 7 साल में चला जाएगा तो अपने तर्क पर थोड़ा ज्यादा भरोसा करेगा, कैसे सोचते हैं या समझने में असमर्थ होता है ना। और संरक्षण विफल रहता है। संरक्षण मतलब वही, किसी चीज को बदल दीजिए तो वो समझ नहीं पा रहा है कि उसमें एक्चुअल क्या बदलाव हुआ, है ना। 1 पैसा के बदला 2 पैसा दे दीजिए तो वो खुश हो जाएगा, चाहे उससे आप 500 का नोट लेके 5-5 रुपया का नोट दे दीजिए तो भी उसको लगेगा कि 2 नोट मिल गया। तो ये चीज है। यहाँ पर एक और मैं आपको थोड़ा सा सैंपल दिखा देता हूं। देखिए क्या है कि जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं? प्रतिलोमिक चिंतन, प्रतीकात्मक, अनुक्रमिक वर्गीकरण या संरक्षण। अभी जस्ट मैंने आपको कहा संरक्षण, वर्गीकरण और प्रतिलोमिक यानी कि रिवर्स थिंकिंग बच्चा अगले स्टेज में करेगा, यहाँ पर प्रतीक कर पाता है। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक, ये आपको 2021 में पूछा, पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषता में से एक डैश से जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित और दूसरे की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति रखता है। तो ये जो स्टेज है ये क्या कह रहा है, क्योंकि वो किसी एक पार्टिकुलर सिचुएशन को ही देखता है। हम कहते हैं कि इस उम्र में ना बच्चों में डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होता है, चीजों को अलग अलग उम्र तरह से देखने की, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि बच्चा केंद्रीकरण की प्रवृत्ति में रहता है। यहीं पर मैंने आपको एक और क्वेश्चन दिया कि एक छोटी बालक प्रतीकात्मक खेल कर पाती है पर अभी दूसरे का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती है, तो इसी एज में कहते हैं ना कि ईगोसेंट्रिज्म रहता है, आत्म केंद्रिता। तो वो बेसिकली यही एज है, पूर्व संक्रियात्मक है, जिसमें आपको आत्म केंद्रन वाला एक बहुत ही बड़ा चीज है कि दूसरे का दृष्टिकोण बच्चा नहीं समझ पाता है। वहीं पर जीन पियाजे के सिद्धांत में किसी वस्तु के सामने ना होने की स्थिति में चिन्ह द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता क्या कहलाती है? तो जब चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं तो इस पर काफी बार क्वेश्चन पूछा है। अभी फरवरी 2023 में आपको इस पर क्वेश्चन आया था, तो उसमें क्या हुआ था कि जो लक्षण है ना, इसको सीमियोटिक फंक्शनिंग कुछ बोलते हैं, तो वो है बेसिकली जो सिचुएशन के हिसाब आप काम करते हैं। समावेशन तो इंक्लूजन है, प्रतिवर्ती सोच रिवर्स सोच है, और जो संरक्षण है वो तो कंजर्वेशन है ही, जो कि बच्चा 7 से 11 में सीखेगा। तो इसमें क्या क्या हुआ एक बार कंक्लूड कर लेंगे कि केंद्रन हुआ, यानी कि बच्चा केवल एक ही पहलू को सोच पाता है, आत्म केंद्रन रहता है, अपने हिसाब से सोचता है, दूसरे का विचार नहीं ले पाता है। प्रतीकात्मक चीज इसमें बढ़िया से सीखता है, प्रदर्शन और या प्रतीकात्मक खेल खेलता है, जीववाद रहता है, निर्जीव को सजीव समझता है, एनिमिज्म, कृत्रिमवाद, तो ये पर्यावरण के उसको लगता है कि चीजें लोग निर्मित करते हैं, बहुत सारी चीजें उसको लगता है कि आर्टिफिशियल है, जो प्राकृतिक है वो भी। अपरिवर्तनता यानी कि वो परिवर्तन को नहीं समझ पाता है, अभी रिवर्सिबिलिटी को नहीं समझ पाता है। तो इसी में जो हमारा स्व केंद्रन है, ईगोसेंट्रिज्म है, इसमें देखिए बड़ा अच्छा एग्जांपल है
यहां पर ये बच्ची दिखा रही है, वही यहां पे लिखा हुआ भी है, ये बच्ची देख रही है कि वहां पे वो गुड़िया है, तो ये गुड़िया को बोलते हैं कि वाह देखो कितना अच्छा है, जबकि समझ रहे हैं आप, पहली बात तो वो गुड़िया है, दूसरी बात कि उसको लग रहा है कि जो वो देख रही है वो भी वही देख रहा है। अब मतलब कि जैसे अभी मैं आपको छोटी बात बताता हूं, आप किसी से बच्चे को वीडियो कॉल पे बात नहीं कर रहे, मोबाइल पे बात कर रहे हैं, तो बच्चा को बोले क्या कर रहे, वाह मैं तो देखो कितना अच्छा है, उसको नहीं पता है कि आप नहीं देख रहे हो, आप समझ रहे हैं। तो वो यहां से बच्चा देख रही है किसी चीज को, इसको अच्छा दिख रहा है, अब गुड़िया उधर से देख रही है, उसको हाइड किया हुआ है, मान लीजिए उसको इधर से इस वजह से नहीं दिख रहा है, लेकिन इसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसको नहीं दिख रहा है, ये यही बोली कि देखो कितना बढ़िया है, मतलब वो दूसरे का नजरिया लेने में सक्षम नहीं है। यहां पर आप देख लीजिए, एक क्वेश्चन है, जिन पियाजे के अनुसार आत्म केंद्रितता के क्या मायने हैं, ये फरवरी 2023 में पूछा। किसी स्थिति के एक से ज्यादा आयाम पर विचार करने की क्षमता, या सोच प्रक्रिया को मानसिक संरचना के आधार पर संगठित करना, या मौजूदा स्कीमा का उपयोग, या दूसरे के अनुभव और सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखना। तो वो क्या कर रहा है कि दूसरे के अनुभव को अपनी दृष्टि से देख रहा है, यही इसके इस उम्र की उसकी खूबी है कि वो सिर्फ अपना ही दृष्टिकोण देख पाता है। और ये यही कहिए कि ठीक है, आगे अगर यही रह जाता है तो कमी हो जाती है, लेकिन 7 से 11 में वो चीज खत्म हो जाती है। अब बच्चा 7 से 11 में आ गया, इसका सबसे मुख्य गुण है संरक्षण, कंजर्वेशन, कि बच्चा बदलाव को समझ पाता है। अब जैसे मैंने बोला ना कि बैलून मैंने फुला दिया, तो बैलून में सिर्फ हवा ही भरी है ना, मात्रा तो बैलून की उतनी ही है, तो वो चीज को संरक्षण कहते हैं, कंजर्वेशन, उसको वो समझ जाता है। वर्गीकरण चीजों में क्लासिफाई अब रियल में कर पाता है, तर्क लगाकर। इसी उम्र में बच्चा चीजों के रिवर्सिबिलिटी, परिवर्तन को समझता है, वो रिवर्सिबिलिटी उसी परिवर्तन को कहते हैं। तार्किक सोच कर पाता है, डिसेंट्रलाइजेशन कर पाता है, यानी कि बच्चा विकेंद्रीकरण करने में सक्षम हो पाता है, और जैसे मतलब कि एक चीज के अनेक तरह से सोचने में सक्षम हो पाता है। संरक्षण की अगर हम बात करते हैं तो संरक्षण ऐसी समझ है जो किसी चीज या मात्रा में वही रहती है, भले ही उसका स्वरूप बदल जाए। तो कंजर्वेशन, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, है ना, यहां पे देखिए कि एक 2 गिलास है, इसमें भी इतना पानी, इसमें भी इतना पानी है। अब इस गिलास को बदल दिए पतला गिलास से, तो क्या होगा, इसमें इतना पानी है और इसमें जो पानी है वो दिख रहा है कि ऊपर तक है, लेकिन है बराबर ही। तो ये बच्चा संरक्षण अब इसमें समझ जाता है, तो लेकिन 2 से 7 में नहीं समझ पाता था। ऐसे ही और भी कई सारे एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं। यहां पर देखिए 2 चेकर्स को ऐसे करके ऊपर नीचे बराबर रखे हैं, तो लोग कह रहा है बराबर है, इसके बीच में जगह ज्यादा दे दी है, तो ये लंबा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है, लेकिन है तो क्वांटिटी में सेम ही, तो लोग कहेगा कि इसमें ज्यादा हो गया। मिट्टी की 2 गेंदें हैं, ये बराबर दिख रही है, इसको कहेगा कि ज्यादा हो गया, जबकि उसी गेंद को जैसे आटा को ऐसे करते हैं वो कर दिया है। छड़ी है, 2 समान छड़ी है, लेकिन एक छड़ी को थोड़ा आगे कर दिए तो लग रहा है कि वो आगे तक है। तो इस प्रकार की चीजें जो है वो इस उम्र में बच्चों में आ जाती है। अब एक क्वेश्चन देखिए, एक 5 साल की बच्ची, उसकी शिक्षिका ने 5 छोटे पत्थर दिए, बच्ची ने उस पत्थर को अलग अलग प्रकार से लगाया, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन, एक वृत्त, फिर उसने कहा कि पत्थर को बार बार गिना। जिन पियाजे के अनुसार वह बच्ची किस संज्ञानात्मक को ग्रहण करने की कोशिश कर रही है, तो वो संख्या का संरक्षण, क्योंकि उसे पता है कि जितना था उतना ही है, मतलब सर ने मुझे जितना पत्थर दिया था या जितना विस्टिक दिया था उतना ही हमारे पास अभी भी है। उसके बाद बच्चा 12 साल से आगे आता है। अब इसमें क्या होता है कि अब बच्चा अमूर्त सोच पाता है। तो इसमें कुछ टर्म जो इंपॉर्टेंट होते हैं मैं आपको बताता हूं। पहला होता है काल्पनिक सोच, इसी को हम लोग हाइपोथेटिकल सोच भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोथेटिकल। अब इसमें क्या होता है कि बहुत कल्पना करेगा, है ना। अब जैसे सोचेगा अगर सूरज कभी नहीं उगेगा तो क्या होगा। अब ये बात बच्चा इसी उम्र में सोचता है, इससे पहले नहीं सोच पाता है। अमूर्त विचार है, तो बच्चा ये देखता है कि क्या चीज हमारे सामने नहीं है, उसको विजुअलाइज कर रहा है। व्यवस्थित समस्या समाधान, व्यवस्थित मतलब ऑर्गेनाइज्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब क्या हुआ कि अब कल क्या होगा तो कैसा होगा, क्या करने से क्या हो जाएगा। तो ऑर्गेनाइज यही है जब आप भविष्य का देख पाते हैं। दूसरे की अनुभूति बहुत अच्छे से, पर अनुभूति, किसी विचार मतलब वो उसको कहते हैं कि किसी को कुछ गलत बोलते हो तो अपने आप को उस जगह पे रख के देखो, तो ये सब चीज सोचने लगता है। नैतिक तर्क आ जाता है, साइंटिफिक थिंकिंग आ जाती है, व्यंग और चीजों को समझ पाता है। समझ रहे हैं ना, जैसे कोई जोक है, व्यंग है, समझ पाता है। भविष्य के लिए आप योजना बनाने लगते हैं। किसी भी इंफॉर्मेशन में कितनी सच्चाई है इसको आप अपने नजरिए से देखने लगते हैं। तार्किक विचार तो 7 से 11 में थी, अब और विश्लेषित हो जाता है। अनेक प्रकार के परिप्रेक्ष्य पर आप जो है विचार करना शुरू कर देते हैं। और इसी टाइम पर आपको पूरे जीन पियाजे के थ्योरी में आपको कुछ टर्म दिए गए
जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। क्या टर्म है ये देखिए, ये बच्चा, ये एग्जांपल मैंने आपको क्लास में दिखाया है। लड़के ने बिल्ली का आंतरिक चित्रण सीख लिया, उसको पता है कि इसको बिल्ली कहते हैं। उसी के जैसा एक कोई दूसरा जीव देखा तो उसको नहीं समझ पाया, वो बोला ये बिल्ली है। किसी ने बोला अरे नहीं बिल्ली नहीं, ये तो एक शावक है। तो अब उसने सीख लिया कि अच्छा ये बिल्ली है, ये शावक है, तो उसके डिफरेंस को भी आप समझ लिया। यही कहते हैं, पहले आपके स्कीमा में एक चीज थी, ठीक है, इसी को बोलते हैं समझ। स्कीमा मतलब आपके दिमाग में घुसा हुआ बात, फिर आपने कुछ नई चीजों को आत्मसात किया और फिर उसको यहां पर आत्मसात किया, यानी कि पूर्व ज्ञान से जोड़ने की कोशिश की, नहीं हुआ तब आपने समायोजन किया और नया चीज सीखा। यहीं पर आप समझ लीजिए आत्मसात एसिमिलेशन को कहते हैं, जहां पर आपका पूर्व ज्ञान होता है उससे आप सोचना चाहते हैं। अगर यहीं पर इसको बिल्ली बोला, अगर ये बिल्ली ही होता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन क्योंकि ये बिल्ली नहीं था तो उसका मतलब कि शावक के बारे में उसे पूर्व ज्ञान नहीं था, इसलिए उसको नया ज्ञान लेना पड़ा कि देखो बेटा ये शावक है। अगर बिल्ली देख के दूसरी बार बिल्ली ही देख के वो बोलता कि ये बिल्ली है तो पूर्व ज्ञान से काम चल गया। और यही जो है हमारे दिमाग में स्कीमा के रूप में व्यवस्थित होती है। तो जैसे जैसे नई नई चीज आती जाती है, अनुभव बढ़ते जाता है, मतलब स्कीमा हमारी संशोधित होती जाती है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं, मैं आपको बड़ी प्रैक्टिकली समझाता हूं दोस्तों। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, आपको मैं सही बता रहा हूं कि एक छोटे से क्लास से आप में, मतलब इससे आपको एग्जाम देने जाओगे तो आपको हमेशा लगेगा कि अरे हर चीज तो इस क्लास से है, इतनी चीजें यहां इसके अंदर है। अब देखिए यहां पर सबसे पहले क्या होता है, आत्मसातकरण। आपके पास जो पूर्व ज्ञान है उससे आप काम चलाना चाहते हो, वही बात वहां पे लिखिए। फिर जब आपके पास पूर्व ज्ञान से काम नहीं चलता है तो आप समायोजन करते हो। जैसे अभी आपने शावक को देखा, फिर बोला कि अरे ये बिल्ली है, तो आत्मसातकरण से कोशिश किया जुगाड़ करने का, नहीं हुआ तो फिर समायोजन किया, मतलब नया ज्ञान सीखा। तो ये क्या हुआ, ज्ञान बैलेंस हुआ। तो जब आप इन दोनों से कुछ नया चीज सीख लेते हैं तो उसको संतुलन बोलते हैं। इसी को अनुकूलन भी बोल देते हैं। तो एडॉप्टेशन बोलते हैं ना, इसी को बोलते हैं जहां पर कि बच्चे ने चीजों को संतुलित कर लिया और असंतुलित कर दिया। लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन कराया था कि जब इन दोनों में बैलेंस नहीं बन पाता है तो क्या कहते हैं, तब असंतुलन कहते हैं, है ना, डिसइक्विलिब्रेशन कहते हैं, यानी कि संतुलन हमारा नहीं बन पाया है। तो ये चीज यहां पर हो जाती है। क्वेश्चन देखिए यहां पर आप, जिन पियाजे के अनुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया निम्न में से किस विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रकारियों द्वारा घटित होती है। तो जिन पियाजे के अनुसार आप सब लोग जानते हैं कि उन्होंने क्या बोला है, आत्मसातकरण और समायोजन। आत्मसातकरण को समावेशन भी कहते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पर समावेशन लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। तो आत्मसातकरण मतलब पूर्व ज्ञान था और समायोजन में पूर्व ज्ञान नहीं था। जिन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है, तो पुनर्बलन पूर्वाभ्यास तो अलग चीज है, व्यवहारवादी कलन विधि एक अलग एल्गोरिदम को कहते हैं, जिसमें कि हम किसी चीज को एक्चुअल में क्या करते हैं ना, स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर काम करने की कोशिश करते हैं। वो भी अच्छी चीज है, लेकिन वो अलग है। यहां पर उनका अनुकूलन होगा, क्योंकि अनुकूलन के अंदर ही आत्मसातकरण और समायोजन होता है। तो ये दोस्तों जो हमने आज देखा है, जिसमें कि स्कीम होता है, स्कीमा होता है, इन सब चीजों को हमने अच्छे से समझा। तो आपने देखा यहाँ पर पहले आप आत्मसातकरण करते हैं, यानी कि पूर्व ज्ञान से देखने की कोशिश करते हैं और आप संतुलन बनाते हैं। लेकिन अगर नई स्थिति होती है, अगर नया अनुभव मिलता है, जैसे शावक मिला तो असंतुलन हुआ, असंतुलन हुआ तो फिर आप समायोजन करते हैं, क्योंकि पुरानी स्कीमा को आप अपडेट करते हैं, तो असंतुलन हो गया था। जो पूरा दिमाग है, पूरे दिमाग को क्या कहते हैं, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। इसमें जो एक्टिविटी होती है इसको क्या कहते हैं, मानसिक संक्रिया। और जिस पैटर्न पे, जिस प्लान के तहत सोचते हैं उसको क्या कहते हैं, स्कीम्स। तो उन सब के आधार पर यह हमारा पूरा प्रोसेस होता है। यहां पे देखिए एक क्वेश्चन, जिन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं दे रहा है तो क्या उत्पन्न होता है। यह क्वेश्चन आपको मैंने कराया था और ये वही क्वेश्चन है जो मेरे बुक में भी है। तो ये क्या होता है, तब असंतुलन हो जाता है, डिसइक्विलिब्रेशन हो जाता है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने कोशिश की कि जिन पियाजे की थ्योरी को शॉर्ट में लेकिन इफेक्टिव वे में आपको पढ़ा सके। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा क्लास अच्छा लगा और आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहिए बाकी के अपडेट के लिए। डेली दिन के 3 बजे मैं आता हूं आपको पढ़ाने के लिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।